हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 दोस्तों, इनका नोटिफिकेशन 2024 में आया था। दोस्तों, आप सभी को मैं एक बार बता देता हूं कि अभी जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड थर्ड का जो कि एग्ज़ाम दोस्तों 30 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो कि आपके टेक्नीशियन में पूछे गए सवाल, करीब आपके टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हूं दोस्तों। यकीन मानिए, आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, और इसी लेवल और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा विश्व धरोहर यानी यूनेस्को से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। अभी दोस्तों आरपीएफ एसआई में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपके यूनेस्को से, और जाके आपके टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो 46वां सत्र है ना, कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा भारत में। दोस्तों, मैं आप सबको एक बार कह रहा हूँ कि आपके जितने भी करंट अफेयर करीब 2024 के आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बनता है और पूछा जा रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पढ़ के जरूर जाइएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक 46वें सत्र की मेजबान जो कि भारत के द्वारा किया गया। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे विश्व धरोहर स्थल जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और अगर मैं बात करूं कि अजंता की गुफा जो यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1983 में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आगरा की किला आपके जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, और ये भी आपके 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर दोस्तों मैं ताजमहल की बात करूं, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, और ये भी आपके 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और चौथा एलोरा गुफाएं जो आपके महाराष्ट्र में है, और ये भी आपके 1983 में शामिल है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको कराऊंगा। आपके आज जो शुरू आपके 1983 वाला मैंने आपको 4 नाम बताया, आपसे उम्मीद है दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे जो कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है बने। दोस्तों, यकीनन आपके इस बार के जो डी गोगेस उनसे संबंधित शतरंज के खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपके ये करंट अफेयर में पूछा गया, उसी तरह से आपके इस बार के आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाएगा। दोस्तों, यकीनन मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, इस बार के जितने भी 2024 के करंट अफेयर 2024 के करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कौन से व्यक्ति जो कि कौन सा पदक जीता, किस राज्य से संबंध है, किस खेल से संबंध है। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है करंट अफेयर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि श्वास नली किसके कारण नियंत्रित होता है। आपके श्वेता तंत्रिका तंत्र द्वारा श्वास नली जो कि नियंत्रित होता है। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके टेक्नीशियन एग्जाम जो कि पूछा गया था, मैं आपको एक रियलाइज कराने के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। यकीनन आपको क्लास बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूं कि श्वास लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण श्वेता तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अगर मैं बात करूं कि श्वेता तंत्रिका तंत्र को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में वेग, त्वरण और चाल किस प्रकार होगा। दोस्तों, इस तरीके से आपके साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि त्वरण एक समान और निरंतर होता है, वेग समय के साथ बढ़ता है, और चाल वेग का परिणाम होता है जो दोस्तों आपके समय के साथ बढ़ता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली साइंस से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं पाइरूवेट में। अगर मैं बात करूं कि पाइरूवेट में 3 कार्बन परमाणु होते हैं,
पायरूवेट एक कार्बनिक अणु है जो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज से टूटने से बनता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इनके रासायनिक सूत्र C3H4O3, आपको याद रखना दोस्तों, पायरूवेट जीवों के भीतर संश्लेषण और विघटन दोनों में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पानी का अच्छा अवशोषक आपके गर्मी में होते हैं, इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। और दोस्तों आपकी ये टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मिश्रण का बनना और यौगिक का बनना कैसा परिवर्तन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मिश्रण का बनना एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है और जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आपके एग्जाम में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना। मैं आपको एक रियलाइज़ करा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, क्योंकि आने की बहुत संभावना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने और घटने पर क्या होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि किसी वस्तु पर दाब घटने पर वस्तु का क्वथनांक कम हो जाता है और वहीं दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। मेरे भैया आप सबसे रिक्वेस्ट है, साइंस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था और अति इम्पॉर्टेंट है कि आपके आने वाले इस बार के कांस्टेबल है उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर जो नियंत्रण रखना होता है ना, बेसिकली कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दबाव का एसआई मात्रक इकाई मात्रक क्या है। तो आंसर आ जाएगा पास्कल। कि दाब के लिए एसआई प्रणाली की मूल इकाई पीए है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जहां न्यूटन आपके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों आपको याद रखना, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की शक्ति का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन कोशिकाओं में बिजली, गर्मी और शक्ति पैदा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यकीनन अगर इस क्लास को आप सीरियस से देख रहे हैं तो आपको दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बार और बोल रहा हूं कि दोस्तों यकीनन आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मैं आपको आपके जो उस बार के प्रीवियस ईयर आपके आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको अब वो क्वेश्चन भी लाऊंगा दोस्तों आपके कांस्टेबल के लिए, ताकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मतलब एक सहायता के रूप में काम करेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, साथ में हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के भी रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल औद्योगिक प्रक्रिया में भी किया जाता है। ये 3 पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो आंसर आ जाएगा घेंगा। घेंगा अपने लिंग को बदल सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं घेंगा बाद आने की द्विलिंगिक है, जिसमें से नर और मादा प्रजनन अंग होता है। वे एक साथी के साथ संभोग करते हैं और अपने शुक्राणु और अंडाणु के उत्पाद के सक्षम होते हैं दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सी क्रिया है। तो एक प्रकार से आपकी जो रासायनिक प्रक्रिया है ना, तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है। बात किया जाए कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तरल असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल को ठोस या अर्ध ठोस संतृप्त वसा जैसे घी या आने की मार्जरीन में परिवर्तित किया जाता है। तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि तेल किस प्रकार के है। तो हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार से आपके रासायनिक क्रिया के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश जो कि बनाए गए थे। बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनाया गया, जो कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसमें से आपके 14 राज्य बनाए गए। बेसिकली दोस्तों जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था तो उस समय आपके 16 राज्य को मांग किया गया था और 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश मांग की गई थी।
लेकिन आपके जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पूरी तरीके से दोस्तों आपके लिए 16 राज्य ना होकर 14 राज्य का गठन किया गया और उसमें से आपके 6 केंद्र शासित बनाया गया। आपको याद रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, तो निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और ये हिमाचल प्रदेश। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया उस समय उनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो कि है, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके दे देते हैं या फिर आपके एक ऑप्शन हटा भी देते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी याद रखना कि शुरू में आपके 16 राज्य की मांग की गई थी और 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश की मांग की गई थी, लेकिन बाद में 14 राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया। दाना चक्रवात जो कि कतर के सुझाव से इन्होंने अपने अरबी शब्द में जो कि इसका मतलब होता है उदारता, और उन्हें दाना चक्रवात के नाम से जो कि जाना जाता है। दोस्तों बेसिकली मैंने कहा ना, करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 भी किससे संबंधित है, तो राज्य राष्ट्र के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, हमारे आर्टिकल 51 बी के तहत दिया गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके एग्जाम में बेसिकली आपके जैसे कि 6 जो मूल अधिकार है ना, 6 मूल अधिकार में आपके 12 से लेकर 35 आपके जो दूसरे तीसरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। उसी तरह से दोस्तों आपके उसी तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जैसे कि आर्टिकल 50 आ जाता है, आर्टिकल 49 आ जाता है, आर्टिकल 48 आ जाता है, तो आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप सबसे पढ़ के जाइएगा। दोस्तों एक आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 37 में किस चीज़ के बारे में कहा गया है, तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो आपके डीपीएसपी है ना, राज्य नीति निदेशक जो तत्व है ना, ये आपको इसके बारे में कहा गया कि कोई भी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, आर्टिकल 37 में कहा गया है। और बेसिकली इस क्वेश्चन को आपके एसएससी सीजीएल और आपके इस बार के टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रॉपर सेवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो जल प्रदूषण होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पीएच मान से हर एक क्लास में हर एक शिफ्ट में इस बार के आपके रेलवे जेई कोई भी दोस्तों इस बार जितना भी हुआ हर एक एग्जाम में पीएच मान से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पीएच मान 7 से ज़्यादा होने पर आपके विलयन क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर आपके विलयन अम्लीय होता है, और 7 विलयन की अगर मैं बात करूं तो ये उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 होता है, दोस्तों आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिडनाइट जो चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लेखक अगर मैं बात करूं 1981 में भारतीय ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखा गया। साथ ही आपके बुक एंड ऑथर से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी चैनल पे बुक एंड ऑथर से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर ढूंढिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपके 3 से 4 बार आपके रेलवे में पूछा गया वही सारे आपके क्वेश्चन को मैंने लेकर आया हूँ। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है, तो मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में आपके तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित दक्षिण भारत से संबंधित जितने भी मंदिर आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर आ जाता है, दूसरा रामेश्वरम मंदिर आ जा सकता है, तीसरी उसी तरह से आपके एग्जाम में जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर है बेसिकली तमिलनाडु के आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगला क्वेश्चन 1917 में भारतीय महिला संघ की संस्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट ने भारतीय महिला संघ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मार्गरेट कजिन्स और डोरेथी यानी कि जिन राजदासों और अन्य लोग भी जो कि उन्हें मद्रास के आर्डर के रूप में भी जाना जाता है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम कब चालू किया गया था, तो 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने इसे पारित किया गया था,
और बेसिकली राज्य में पास करके लोकसभा को भेजा गया, लेकिन 15वीं लोकसभा जो कि 18 मई 2014 को जैसे ही भंग हुआ, विधेयक लेप 3/5 हो गया और वर्तमान सरकार ने 18 जो कि सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम जो कि 2023 को मंजूरी दिया। दोस्तों मैंने कहा ना, आपके एग्जाम में आपके करंट अफेयर से या फिर इस तरीके से क्वेश्चन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है? 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे संविधान के भाग 11 में शामिल किया गया और संसद द्वारा 249 और अन्य 250 के अधीन बनाई गई गतिविधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों में व्यक्ति और असंगति का वर्णन करता है। तो आपके आर्टिकल 251 संबंधित है। आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 1206 में जो कि गौरी की हत्या करके अगर मैं बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता को संभाला था और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहा था और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जूनियर हॉकी कोच कौन बने? वर्तमान में पीआर श्रीजेश जो कि भारतीय जूनियर यानी कि हॉकी टीम के नए कोच हेड बने। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। अगर मैं बात करूँ नाटो समिट जो 2024 कहाँ हुआ था, अगर मैं बात करूँ कि जो नाटो समिट शिखर सम्मेलन आपके नाटो महासचिव करते हैं, और अगर मैं बात करूँ कि पिछला नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई जो कि 2024 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और ये जो नाटो समिट है ना, ये 75वीं वर्षगांठ मनाया गया था। दोस्तों अभी वर्तमान में WTO उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करूँ एससीओ का बैठक कहाँ हुआ था 2024 का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। G7 का बैठक कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। G20 का बैठक कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा मेरे दोस्तों, मेरे साथीगण, तो आप हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ना। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को पुनः।